स्टडी कर रहे हैं हमारे मैक्सवेल इक्वेशंस को। एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल से जुड़ने के लिए इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें, और नोट्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिखे हुए व्हाट्सएप चैनल पे को भी फॉलो करके रखें, क्योंकि पीडीएफ के जो नोट्स हैं यूनिट कंप्लीट होने के बाद एक कंप्लीट फाइल के फॉर्म में वहाँ पे अपलोड की जाती है। आप आसानी से उसे वहाँ पे इस नोट्स को यूनिट वाइज आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए आज हम अपने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैक्सवेल इक्वेशंस की स्थापना या उसके एस्टेब्लिशमेंट पे चलते हैं। इससे पिछले क्लासों में हम लोगों ने इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग इन्हें पढ़ा था। ठीक, तो आज हम एक एक करके इन इक्वेशंस के स्थापना पे या उनके एस्टेब्लिशमेंट पे आएंगे। तो सबसे पहले आप पहला इक्वेशन देखिए। अब जाना पहचाना लग रहा होगा आप लोगों को। ठीक, क्या होता है पहला इक्वेशन जी मैक्सवेल का, कि डाइवर्जेंस E इज इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या फिर इसे हम लोग डेल डॉट डी इज इक्वल टू रो कहते हैं। ये क्या है, नाम क्या है ये गॉस के इलेक्ट्रोस्टैटिक लॉ का नियम है। इसकी स्थापना कैसे करेंगे उसको समझिए। ठीक, तो हाँ, क्या होता है जी कि गॉस के प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से होकर लंबवत गुजरने वाला विद्युत क्षेत्र का जो कुल फ्लक्स होता है उस पृष्ठ से घिरे आयतन में निहित कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। ये तो स्टेटमेंट है गॉस के लॉ का, इतना लिखना है आपको। अर्थात कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एक सरफेस एरिया से गुजर रहा है तो उसका ओवर द सरफेस एरिया इंटीग्रेशन मतलब फ्लक्स इज इक्वल टू टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक, अब चूंकि जो चार्ज है वो एक ओवर द सरफेस एरिया को लेते हुए किसी एक वॉल्यूम से गुजर रहा है, इस तरह का स्ट्रक्चर है, और यहाँ पे अगर एक कोई वॉल्यूम एलिमेंट है जिस पे ये चार्ज कंस्ट्रक्टेड है, ये सरफेस एरिया है, इसका वॉल्यूम है, तो इसका जो चार्ज सरफेस डेंसिटी क्या होगा जी, रो होगा। और ये हम बहुत पहले क्लासेस में पढ़ चुके हैं यूनिट 1 में कि सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है। तो हमें पता है भाई कि जो Q होता है अगर वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है तो चार्ज डेंसिटी के टर्म्स में वो ऐसा होता है कि Q इज इक्वल टू रो डीवी, आयतन आवेश घनत्व के पदों में। तो हमें सिंपल इक्वेशन 1 में Q के जगह ये रख देना है। तो ये इक्वेशन 1 था हमारा गॉस के नियम का स्टेटमेंट। ये लेफ्ट हैंड साइड वैसे ही है, राइट हैंड साइड में आपने क्या किया, रो के जगह ये सॉरी Q के जगह ये स्टेटमेंट रख दिया, तो इक्वेशन 2 मिल गया। बहुत ही इजी है, ये आ गया। अब आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, आपको वो दो नियम याद रखिए आप, गॉस का डाइवर्जेंस थ्योरम और स्टोक का नियम, उन्हीं का यूज करना है। यहाँ पे तो हम बेसिकली गॉस के डाइवर्जेंस थ्योरम का ही यूज करेंगे। चलिए इक्वेशन 1 एंड 2 आपने बहुत इजीली से इसको फाइंड कर लिया है, आगे मूव करते हैं। हम उपयोग करेंगे जी गॉस के डाइवर्जेंस थ्योरम का। ठीक, गॉस के डाइवर्जेंस थ्योरम का आप, मुझे डेफिनेटली भरोसा है कि आपको ये कंसेप्ट आता है। जिन स्टूडेंट्स को नहीं आता वो गॉस के डाइवर्जेंस थ्योरम वाले लेक्चर को जरूर जाके देखें। ठीक, गॉस का डाइवर्जेंस थ्योरम क्या कहता है कि किसी भी वेक्टर फील्ड के लिए उसका आयतन समाकलन जो है, ठीक, आयतन समाकलन का जो डाइवर्जेंस है, यहाँ डाइवर्जेंस यूज है, किसी भी वेक्टर फील्ड के लिए उसके डाइवर्जेंस का जो आयतन समाकलन है उसके सरफेस इंटीग्रेशन के बराबर होता है। ठीक, सरफेस इंटीग्रेशन के बराबर होता है। तो भाई हमारे इस इक्वेशन 2 में ये वाला जो पद है डाइवर्जेंस ई मतलब सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए, एक तरफ देखिए ट्रिपल इंटीग्रेशन है, वॉल्यूम इंटीग्रेशन, और इस तरफ क्या है, डबल इंटीग्रेशन। सिंपल गॉस के डाइवर्जेंस थ्योरम से हम इस डबल इंटीग्रेशन को ट्रिपल इंटीग्रेशन में चेंज करें, बस सिंपल। तो यहां से ई डी ए के जगह हम क्या रखेंगे जी, यहाँ पर ये वाले सेक्शन में हम वॉल्यूम टर्म को यहाँ पुट करेंगे ये वाले पे, तो ये रख दिए। चलिए तो देखिए जरा समीकरण 2 से मान रखे तो भाई इस तरफ आ गया वॉल्यूम टर्म ईडीवी इज इक्वल टू, इस तरफ वही था, इस तरफ इसको ट्रांसफर करके आप वॉल्यूम दोनों तरफ वॉल्यूम इंटीग्रेशन है तो कॉमन लेके आप इस तरह का एक स्ट्रक्चर ले सकते हैं। और उससे क्या होता है कि इफ द इंटीग्रल ऑफ दिस इज इक्वल टू 0, इट मीन्स ये वाला टर्म क्या होगा, 0 होगा। मतलब डाइवर्जेंट E इज इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 0, क्योंकि इस इंटीग्रल की वैल्यू 0 आ रही है यहाँ से। ठीक, तो फाइनली इसे आप कैसे लिख सकते हैं कि डाइवर्जेंट E इज इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यही गॉस के थ्योरम का स्टेटमेंट है। बहुत इजीली हमने प्रूव कर दिया। आप ये कंसेप्ट लगा लीजिए कि निर्वात में वैक्यूम में क्या होता है जी कि एप्सिलॉन E इज इक्वल टू डी होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के फॉर्म में।
तो फिर आप ये इधर जाएगा और फिर ये डाइवर्जेंट डी इज इक्वल टू रो हो जाएगा। मतलब स्टेटमेंट क्या होगा, किसी एक समान माध्यम में पूर्ण पृष्ठ से होके गुजरने वाले विस्थापन का फ्लक्स घनत्व, ये विस्थापन का फ्लक्स घनत्व उसमें आयतन आवेश घनत्व रो के बराबर होता है। ये गॉस का नियम है और ये मैक्सवेल का फर्स्ट इक्वेशन है। प्रूफ कैसे किए, गॉस के स्टेटमेंट को लिखिए, बोथ ऑफ साइड में गॉस के डाइवर्जेंस थ्योरम को ले लीजिए, इजिली प्रूफ हो जाता है। ओके स्टूडेंट, चलिए मूव करते हैं अगले इक्वेशन पे। अगला इक्वेशन देखिए, अगला इक्वेशन क्या है, सेकंड इक्वेशन क्या कहता है जी कि कर्ल ई इज इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल टी। यहाँ पे हायरार्की में ये सेकंड इक्वेशन है ना, मतलब विद्युत विद्युत क्षेत्र वाले इक्वेशन को पहले लिख रहे हैं, फिर दो इक्वेशन मैग्नेट मैग्नेट वालों को लिख रहे हैं। तो इससे पहले वाला जो था गॉस का नियम वो इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड था, ये वाला ये वाला हमारा ये इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड था और ये वाला भी इलेक्ट्रिक फील्ड से है, तो इसको पहले लिखा गया है। कोई दिक्कत नहीं है, आपको इक्वेशन समझ में आने चाहिए, हायरार्की से मतलब नहीं है, ठीक। तो द्वितीय समीकरण इसके अकॉर्डिंग, ये मेन हायरार्की याद रखिएगा, क्या कहता है, कर्ल इज इक्वल टू माइनस डेल बी अपॉन डेल टी या फिर डेल क्रॉस इज इक्वल टू माइनस डेल बी अपॉन डेल टी। ये क्या है जी, फैराडे का नियम है ना। तो अब इसका प्रूफ कैसे करेंगे, हम लोग जानते हैं कि फैराडे के नियमानुसार किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल या ईएमएफ जो होता है ऐसे डिफाइन होता है, इज इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी। और फाई मतलब क्या होता है जी, सरफेस इंटीग्रेशन, किसके प्रभाव की वजह से, चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव की वजह से। तो इसको कैसे लिखेंगे आप, इज इक्वल टू डेल अपॉन डेल टी सरफेस इंटीग्रेशन बी डी ए। ये इक्वेशन 1 बन गया आपका यहीं से। अब जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है वो ओवर द सरफेस या ओवर द इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइन इंटीग्रल के बराबर होता है। ये पहले पढ़ चुके हैं हम लोग बहुत बार, है ना, कि इसको हम लोग ईडीएल डिफाइन करते हैं। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान परिपथ के अनुदिश विद्युत क्षेत्र के रेखीय समाकलन के बराबर होता है। तो E इज इक्वल टू लाइन इंटीग्रल ईडीएल। तो इक्वेशन 1 में E की वैल्यू पुट कर दीजिए, सिंपल सा। तो इक्वेशन 1 में हमने E की वैल्यू पुट की ईडीएल ये वाली, तो आपको इक्वेशन 2 मिल गया। अब देखिए, एक तरफ सरफेस इंटीग्रेशन है और एक तरफ लाइन इंटीग्रेशन है, हमको इंटीग्रेशंस को सेम करना है। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे स्टोक के थ्योरम का। और स्टोक का थ्योरम क्या कहता है, मुझे डेफिनेटली फिर आप पे भरोसा है कि आपको स्टोक का थ्योरम आता है अच्छे से भैया ना। अगर किसी स्टूडेंट को नहीं आता है तो वो स्टोक के थ्योरम वाले लेक्चर को जरूर जाके देखें। पहले अपने कंसेप्ट बिल्टअप करते चले जाइए, कुछ चीज रटना याद नहीं करना है आपको, सब चीज आसानी से दिमाग में बैठते चले जाएगा। फिजिक्स थ्योरी का चीज नहीं है जी, टर्म्स का चीज है। ये सारी चीजें जो शब्दों में हम पढ़े उन्हीं चीजों को आज इस तरह के मैथमेटिकल इक्वेशंस में हम लोग बांध रहे हैं और समझ रहे हैं ना। यहाँ पर देखिए, चलिए, तो भाई इक्वेशन 2 ये हो गया। स्टोक का नियम क्या कहता है कि किसी लाइन इंटीग्रल वेक्टर का जो लाइन इंटीग्रल होता है वो उस वेक्टर के कर्ल के सरफेस इंटीग्रेशन के बराबर होता है। ये पढ़े हैं हम लोगों ने। तो सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी हम इसे कैसे लिखेंगे जी कि लाइन इंटीग्रल ऑफ ईडीएल इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ कर्ल ऑफ ईडीए। मतलब इक्वेशन नंबर 2 में जहां पे ईडीएल लाइन इंटीग्रल के फॉर्म में है वहां हम कर्ल ई डी ए लिखेंगे, फिर दोनों तरफ का हमारा इंटीग्रेशन सेम ऑर्डर का हो जाएगा, सेकेंड ऑर्डर का हो जाएगा। सो एंड आफ्टर इक्वेशन 2 आपको क्या मिलने वाला है, ये देखिए जरा कि कर्ल ई डी ए इज इक्वल टू माइनस डेल अपॉन डेल टी बी डी ए। दोनों पक्षों पे आप एक तरफ ले जाइए और इसको समराइज करेंगे तो ये इंटीग्रल की वैल्यू 0 है। इसका मतलब कर्ल ई प्लस डेल बी अपॉन डेल टी इज इक्वल टू 0, जो कि क्या देगा कि कर्ल ई इज इक्वल टू माइनस डेल बी अपॉन डेल टी या फिर डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस डेल बी अपॉन डेल टी। और यही तो मैक्सवेल का सेकंड इक्वेशन है। फैराडे के मूल नियम से इसकी उत्पत्ति की हमने, बहुत इजी। इसमें क्या अप्लाई किया हम लोगों ने, स्टोक का थ्योरम। क्या कहता है ये कि किसी बंद परिपथ में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है उसका जो मान है परिपथ के पृष्ठ पर चुंबकीय फ्लक्स घनत्व के ऋणात्मक समय परिवर्तन की दर के बराबर होता है। अब कई लोगों को जब फिजिक्स ऐसा पढ़ते हैं तो कई लोगों को इजी लगता है, मेरे को तो कठिन लगता है भाई, क्योंकि इस चीज को मैं शब्दों में लिख रहा हूँ और जिसको ये समझ में आ जाता है वो फिजिक्स को साथ लेके चलेगा जीवन भर, वो सीखेगा। इसे ये जो समझ में आएगा वो कंफ्यूज होते रहेगा बार बार, क्योंकि ये जिसको समझ में आ जाएगा वो थ्योरी वाले पोर्शन को लिख लेगा। ठीक, तो समझना है, अंडरस्टैंड करना है। फिजिक्स अंडरस्टैंड करने की चीज है। आपका कमांड उसमें इतना बेहतरीन बन जाएगा कि मजा आएगा आपको पढ़ने में। चलिए देखिए, यही तो लिखे ना कि किसी बंद परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल, मतलब ये
का जो मान है उस परिपथ के पृष्ठ पर चुंबकीय फ्लक्स घनत्व B के ऋणात्मक मतलब नेगेटिव साइन समय परिवर्तन मतलब ये डेल टी और दर डेल अपॉन डेल टी मतलब दर होता है के बराबर होता है। ठीक है, तो ये फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉ का नियम था जिसको हमने प्रूव किया, बेसिक डेफिनेशन ऑफ फैराडे लॉ, और यूज किया क्या चीज जी, स्टोक का थ्योरम। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं मैक्सवेल के थर्ड इक्वेशन पे। ठीक, ओके स्टूडेंट, ये देखिए थर्ड इक्वेशन क्या कहता है यहाँ पे। अब हम अगले दो इक्वेशन हमारे मैग्नेट से रिलेटेड वाले हैं ना, तो थर्ड इक्वेशन क्या कहता है कि डायवर्जेंस बी इज इक्वल टू जीरो या फिर डेल डॉट बी इज इक्वल टू जीरो। बहुत इजी प्रूफ है इसका, बहुत ज्यादा इजी। मान लीजिए ये मैग्नेट है और एन ध्रुव यहाँ पर है और एस ध्रुव यहाँ पर है। ये एन ध्रुव है आपका, ये वाला पोर्शन हमारा, ये वाला, और ये एस ध्रुव है, ये वाला। तो विद्युत चुंबकीय बल रेखाएं एन से निकल के एस पे खत्म होंगी, एन से निकल के एस पे खत्म होंगी, एक डायरेक्शन है। अब इसके बीच में कोई भी अगर सरफेस एरिया रखा हुआ है तो जितनी फ्लक्स रेखाएं उस पर एंटर करेंगी उतनी फ्लक्स रेखाएं वहां से बाहर चली जाएंगी। अभी मैंने पिछले क्लास में भी डिस्कस किया था। तो क्या कहना है, चुंबकीय बल रेखाएं चूंकि बंद वक्र बनाती हैं भाई, जिस कारण जो चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी बंद पृष्ठ से संबंध चुंबकीय फ्लक्स का मान क्या होगा भाई, जीरो होगा, मतलब बी डी इज इक्वल टू जीरो। ठीक, अब गॉस के डाइवर्जेंस थ्योरम से, गॉस का डाइवर्जेंस थ्योरम यहाँ भी उपयोग है भाई कि है ना, कि किसी भी वेक्टर फील्ड के डाइवर्जेंस का वॉल्यूम इंटीग्रेशन उस फील्ड के सरफेस इंटीग्रेशन के बराबर होता है। तो आप इसे यहाँ पुट कर दीजिए, तो आपका ये वाला टर्म वॉल्यूम टर्म में चेंज हो जाएगा dv, और अगर ये जीरो है मतलब डेफिनेटली डाइवर्जेंस b टर्म का मान जीरो होगा, जो कि डाइवर्जेंस b इज इक्वल टू जीरो या फिर डेल डॉट b इज इक्वल टू जीरो प्रूफ होता है। गॉस के डाइवर्जेंस थ्योरम से क्या चीज को बताता है कि मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता, चुंबकीय ध्रुव का सिंगल अस्तित्व नहीं होता। बहुत इजी प्रूफ था थर्ड का। ओके, चलिए फोर्थ इक्वेशन पे चलते हैं। ये तो बैकबोन है मैक्सवेल के कंसेप्ट का, ये इक्वेशन सबसे महत्वपूर्ण, सबसे ज्यादा क्रांति लाने वाला, प्रभाव लाने वाला इक्वेशन यही है मैक्सवेल का। ठीक, चलिए फोर्थ इक्वेशन क्या चीज है जी, चतुर्थ समीकरण, कर्ल बी इज इक्वल टू म्यू जीरो जे प्लस एप्सिलॉन नॉट डेल ई अपॉन डेल टी, या फिर कर्ल एच के फॉर्म में जे प्लस डेल डी अपॉन डेल टी। अब आपको जाना पहचाना लग रहा है, बार बार हम रीड करते रहेंगे, अभी और आएगा ये, अभी और एप्लीकेशंस में यूज करेंगे हम लोग इसको। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तब तक तो दिमाग में छप जाएगा जी, आपको रटिए मत, इसको याद नहीं करना है ना, खुद ब खुद ये आपके माइंड में बैठने वाला है। चलिए इसको प्रूफ करने के लिए, प्रूफ में क्या है, समय के साथ परिवर्तनीय क्षेत्र में एम्पियर के नियमानुसार निर्वात या परावैद्युत माध्यम में कुल चुंबकीय क्षेत्र जो बी होता है जी, है ना, वो चालक में प्रवाहित होने वाली जो स्वतंत्र धारा है उसके कारण उत्पन्न होता है, और तो वो B1 हो गया, तथा जो परिवर्ती विद्युत क्षेत्र है मतलब विस्थापन धारा के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा मतलब कौन, B2, इन दोनों के सम के बराबर होता है। यही तो सीखते आए हम लोग अभी तक ना, कि टोटल प्रोड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड इज अ सम ऑफ टू टाइप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एक बनेगा स्वतंत्र धारा की वजह से, एक बनेगा विस्थापन धारा की वजह से। मतलब अगर इसको कर्ल के फॉर्म में लिखें तो कर्ल बी इज इक्वल टू कर्ल B1 प्लस कर्ल B2, और एम्पियर का परिपथीय नियम जब इसमें आप अप्लाई करते हैं, एम्पियर का परिपथीय नियम क्या कहता है जी, कि कर्ल ऑफ B इज इक्वल टू म्यू जीरो आई, ऐसे। तो फिर करंट डेंसिटी के टर्म में इसे पहले वाले पद को क्या दिखाते हैं हम लोग, म्यू जीरो जे प्लस ये वाला टर्म म्यू जीरो जे डी। ठीक, करंट डेंसिटी टर्म में। तो ये इक्वेशन 1 हुआ, ये पहले भी यूज कर चुके हैं, ये वाले स्टेप्स को भी यूज कर चुके हैं हम लोग, पहला इक्वेशन हुआ। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आपको। यहाँ पे क्या किया जी, इस समीकरण एक के दोनों पक्षों का क्या ले लिए हम, डाइवर्जेंस ले लिए। डाइवर्जेंस ले लिए मतलब मैथमेटिकली डेल डॉट प्रोडक्ट ले रहे हो आप, डाइवर्जेंस ले रहे हो, है ना। तो देखिए जरा, समीकरण एक के दोनों पक्षों में डाइवर्जेंस लेंगे तो डाइवर्जेंस कर्ल बी इज इक्वल टू म्यू जीरो डाइवर्जेंस जे प्लस जे डी। अच्छा, डाइवर्जेंस एंड कर्ल ऑफ वेक्टर, किसी भी वेक्टर का डाइवर्जेंस एंड कर्ल क्या होता है, जीरो होता है। कर्ल का डाइवर्जेंस ले रहे हैं आप, तो भाई कर्ल का मतलब होता है एक जगह गुथना, रोटेट होना, और बोल रहे हो कि उसको फैलाइए आप, उसका डाइवर्जेंस लीजिए, तो दैट इज नॉट पॉसिबल, इट इज कंप्लीटली जीरो। मतलब ए किसी वेक्टर के लिए, किसी वेक्टर के लिए अगर आप
डेल डॉट डेल क्रॉस ए लेते हैं तो वो क्या मिलेगा जी, जीरो मिलेगा। वेक्टर की प्रॉपर्टी भी है और ये जीरो भी होता है, ठीक है। और फिजिकली मीनिंग वही है कि जो यदि करली है तो डाइवर्जेंस नहीं होगा, डाइवर्जेंस है तो करली नहीं होगा, इस चीज का कंसेप्ट। तो भाई ये वाला पक्ष हमें जीरो मिल गया क्योंकि डाइवर्जेंस एंड कर्ल बी इज इक्वल टू जीरो। ये वाले पक्ष में म्यू जीरो डीवी डाइवर्जेंस जे प्लस म्यू जीरो डाइवर्जेंस जे डी आएगा। म्यू जीरो भी कैंसिल आउट है एक्चुअल में जीरो में जाके, आपको मिल रहा है कि डाइवर्जेंस जे इज इक्वल टू माइनस डाइवर्जेंस जे डी, इस यहां से मिल जाएगा। ये इक्वेशन 2 हो गया, बहुत ही इजी। अब हम यूज करेंगे हमारे कंटिन्यूटी इक्वेशन को। ये भी हम लोगों ने, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट, कि धारा का सांतत्य समीकरण क्या होगा करके आपके सिलेबस में भी बहुत ही स्पेसिफिक नाम से लिखा हुआ है। तो सांतत्य समीकरण वाले लेक्चर में हमने क्या सीखा था कि धारा का जो कंटिन्यूटी इक्वेशन है उसके अकॉर्डिंग जो डाइवर्जेंस जे होता है वो माइनस डेल रो अपॉन डेल टी के बराबर होता है ना। तो हमारा समीकरण 2 में हमने क्या प्राप्त किया है, जरा देखिए। समीकरण 2 में हमने क्या प्राप्त किया है, ऊपर की जो डाइवर्जेंस जे है, ये देखिए डाइवर्जेंस जे इज इक्वल टू माइनस डाइवर्जेंस जे डी। और धारा के सांतत्य समीकरण से डाइवर्जेंस जे का मान होता है माइनस डेल रो अपॉन डेल टी। तो यहाँ पे आप पुट कर देंगे डेल रो अपॉन डेल टी और दोनों पक्षों से माइनस एंड माइनस इज कैंसल आउट। तो फाइनली आपको इक्वेशन 3 मिलता है ये वाला, कि डाइवर्जेंस जे डी इज इक्वल टू डेल रो अपॉन डेल टी। ठीक। अब इक्वेशन 3 में हमें यूज करना है मैक्सवेल के अनदर इक्वेशंस को। प्रथम समीकरण क्या कहता है मैक्सवेल का, कि डाइवर्जेंस इज इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, गॉस का नियम है। यहां से अगर आप रो की वैल्यू निकालेंगे तो ये मिलने वाली है आपको कि एप्सिलॉन नॉट डाइवर्जेंट ई। तो समीकरण 3 में एक तो रो की वैल्यू हम पुट कर देंगे यहाँ पर। तो देखिए जरा, डाइवर्जेंस जेडी इस तरफ ये है, इज इक्वल टू, सॉरी, ओके स्टूडेंट, हाँ, डाइवर्जेंस जेडी इज इक्वल टू डाइवर्जेंट एप्सिलॉन नॉट। ये देखिए यहाँ पे ना डेल अपॉन डेल टी था, एप्सिलॉन नॉट एज अ कांस्टेंट, तो डाइवर्जेंट ये यहाँ पे आ गया ई के साथ डेल ई अपॉन डेल टी। बहुत सावधानी से सेटअप करिएगा इसको यहाँ पर, है ना। जब आप पुट करेंगे रो की वैल्यू, एक दो स्टेप रहेगा बट वो रफ का चीज है। एग्जाम, फाइनल एग्जाम में लिखने के दौरान आपको ऐसे इसको एक साथ सेटअप करके लिख देना है। ऐसे भी ये नोट्स आपके लिए उस तरह से बनाए गए हैं जैसे आपको एग्जाम में लिख के आना है। तो अननेसेसरी अनवांटेड चीजों को आप जरूर प्रैक्टिस करें, तो रफ में करें, यहाँ करें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो ये स्टेप मिल जाएगा आपको। तो दोनों तरफ से डाइवर्जेंस मूव आउट करेंगे तो जेड इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डेल ई अपॉन डेल टी मिल गया आपको। ये विस्थापन धारा का समीकरण है। अब जो इक्वेशन 1 था हमारा, हमने जो डिफाइन किया था यहाँ पर, ये वाला भाई, ये वाला, इसमें ले जाके हम वैल्यू पुट कर देते हैं किसकी, जेडी की। तो जेडी की वैल्यू देखिए क्या मिल जाएगा आपको। ये देखिए स्टूडेंट्स कि कर्ल बी इज इक्वल टू म्यू जीरो, जे अपने जगह पे थे और जेडी के जगह एप्सिलॉन नॉट डेल ई अपॉन डेल टी। और या तो इसी को अगर आप क्रॉस फॉर्म में लिखेंगे तो डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू म्यू जीरो जे प्लस एप्सिलॉन नॉट डेल ई बटे डेल टी। ये मैक्सवेल का चतुर्थ समीकरण है। मैक्सवेल ने करेक्शन किया था एम्पियर के परिपथीय नियम पे। वो विस्थापन धारा वाले लेक्चर में हम लोगों ने कैपेसिटर का एग्जांपल लेके इसको बनाया था। यहाँ पे गॉस के डाइवर्जेंस थ्योरम का यूज करके इस और दोनों पक्षों का कर्ल लेके, डाइवर्जेंस लेके यहाँ पे इसको सॉल्व किया है। सॉरी, यहाँ पे हम लोगों ने सांतत्य समीकरण का उपयोग किया है, सांतत्य समीकरण का। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं जी, क्योंकि हम जानते हैं कि b इज इक्वल टू म्यू जीरो एच होता है और d इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई होता है। अब तो ये दोनों चीज भी आपको याद हो गया होगा, मैं इतनी बार इसको उपयोग कर चुका हूँ, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ये आपके दिमाग में ऑलरेडी बैठ चुका है, मुझे पता है। ठीक, इस चीज को इसके जस्ट पहले वाले इक्वेशन में आप पुट करेंगे इन दोनों को, तो आपको एक तरह से और इक्वेशन मिलेगा कि कर्ल एच इज इक्वल टू जे प्लस जे डी अपॉन डेल डी अपॉन डेल टी। ठीक, क्रॉस के फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसा रहेगा। ये पद क्या चीज दिखाता है जी, कि परिपथ में चुंबकीय वाहक बल जो बन रहा है या चुंबकीय क्षेत्र जो बन रहा है, किस किस फॉर्म में बन रहा है, स्वतंत्र धारा के पद है उसमें एक, और एक है हमारे विस्थापन धारा का पद है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण इक्वेशन है। तो इन चारों इक्वेशन के कॉम्बिनेशन को कहा जाता है मैक्सवेल्स के समीकरण। इस क्लास में हम लोगों ने जाना कि इन समीकरणों की व्युत्पत्ति कैसे करनी है, और अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि मैक्सवेल के समीकरणों को लिखिए एवं उत्पन्न कीजिए, तो आप कैसे लिखेंगे। तो इस क्लास में हम लोगों ने उस चीज को सीखा है, उस बड़े नंबर के क्वेश्चन को टारगेट किया है,
तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है कि मैक्सवेल के समीकरणों को लिखिए एवं सिद्ध कीजिए, तो आपको इन चारों इक्वेशंस को इस तरह से नोट करके वहाँ पे सॉल्व करके आना है। बिल्कुल भी अनावश्यक चीज़ें इसमें नहीं हैं। आप इसे बार-बार रीड करिएगा, ये नोट्स आपको बहुत जल्द मिल जाएगा व्हाट्सएप चैनल पे। वहाँ पे जाके आप अपने रफ कॉपी में इसको बार-बार सॉल्व करके कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करिए। बहुत ईज़ी टॉपिक है और थोड़ा-सा फिज़िकली जो मीनिंग्स हैं इक्वेशंस के, उसको थोड़ा अपने माइंड पे रिलेट करिए, इमेजिनेट करिए, ताकि आपके कॉन्सेप्ट और आगे अच्छे इसमें बने रहें। याद रखेंगे, जब तक फिज़िक्स पढ़ते रहेंगे, मैक्सवेल इक्वेशन हमेशा आपके साथ रहने वाला है। ये नहीं कि फर्स्ट ईयर में आपने ये चीज़ पढ़ लिया तो ये फिर दोबारा यूज़ नहीं होने वाला है। सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा है। मॉडर्न फिजिक्स से लेके क्वांटम मैकेनिक्स तक आइंस्टाइन की जितनी चीज़ें, आगे आप रिलेटिविटी पढ़ेंगे, आगे आप क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ने वाले हैं, आगे अपने सेमेस्टर्स में क्लासिकल मैकेनिक्स की चीज़ें हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें हैं, ठीक? लेज़र पढ़ेंगे आगे चल के आप, न्यूक्लियर फिजिक्स आप आगे चल के पढ़ेंगे, तो हर जगह मैक्सवेल के इक्वेशन के यूज़ होने हैं। तो क्यों नहीं आप अभी अपने कॉन्सेप्ट्स को बहुत बेहतर कर लें और आगे चल के उन जगह पर फिर आपको दिमाग में लोड ना पड़े। और कॉम्पिटिटिव के फील्ड में अगर आप करियर बनाएँगे तो इन चीज़ों को तो भर-भर के पूछा जाता है स्टूडेंट्स, ठीक? तो अपने प्रति ईमानदार रहिए, अपने स्टडी के प्रति ईमानदार रहिए और चीज़ों को अच्छे से कांसेप्ट बिल्डअप करिए। एक बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, धीरे-धीरे पढ़िए, ठीक? जल्दीबाजी मत करिए चीज़ों को लिखने के लिए और एग्ज़ाम ओरिएंटेड वे में तो आपने ये इम्पोर्टेंट चीज़ें ही हैं। इन्हें तो आपको ग्रैब करना ही है। एग्ज़ामिनर आपसे यहीं से क्वेश्चन तो पूछने वाला है, ठीक? तो ये चारों समीकरण हम लोगों ने पढ़ा, कुछ नहीं मैथ्स जैसा है, थ्योरम जैसा है और आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं तो आप बहुत अच्छे से इसको परफ़ॉर्म करेंगे अपने एग्ज़ाम में, ये मैं जानता हूँ। तो चारों इक्वेशंस को आप बहुत अच्छे से तैयार करिए, इसको प्रैक्टिस करिए। चलिए, नेक्स्ट क्लास में हम लोगों ने अब इस इन्हीं मैक्सवेल इक्वेशंस के कुछ अच्छे एक्सप्लिकेशंस को देखेंगे स्टूडेंट। वो हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ामिनर उससे पूछ सकता है हमसे कि इसका इस पर्टिकुलर इक्वेशन का यूज़ करके किसी दिए हुए रिज़ल्ट को फाइंड करिए, किसी चीज़ को प्रूफ करिए। तो वैसे 3-4 एप्लीकेशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में अपने स्टडी करेंगे और उसके बाद फिर हमारे सिलेबस की जो चीज़ है, उस पे मूव करेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब अगला एप्लीकेशन आपको आपके फाउंडेशन की ओर लेके जाएगा, जो कि हमें पढ़ना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में। आपके सिलेबस में लिखा हुआ है कि अ, फ्री स्पेस में वेव का मोशन, वेव का इक्वेशन, मुक्त आकाश क्षेत्र में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इक्वेशन, प्योरली एप्लीकेशन ऑफ मैक्सवेल इक्वेशन का, तो उसे वहाँ पे हम लोग करेंगे। तो मिलते हैं अगले क्लास में। इन महत्वपूर्ण क्लासेस को, इससे पहले वाले क्लास और इसको आप बहुत अच्छे से तैयार करें और कोई भी डाउट होने पे आप कमेंट सेक्शन पे ज़रूर पोस्ट अप करें। कोई भी आपके सुझाव हैं, किसी भी प्रकार की आपको कठिनाई आ रही है, तो बिल्कुल हमसे साझा करें। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।